टीवी में मुजाहिद बेलवी हाजिर है और तकरीबन 6 सितंबर 7 सितंबर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के बड़े अहम दिन हैं। और अगर इस हवाले से मुल्क के मुस्तक़बिल के हवाले से कहा जाए तो इलेक्शन भी पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। ताजरों की मुलाकात आर्मी चीफ से हुई, उससे कहते हैं जी डॉलर की दुकान रुक गई, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मुल्क में मसला बहरहाल है क्योंकि इलेक्शन मेक और ब्रेक होता है। तो सवाल ये है कि इलेक्शन की तारीख़ कौन देगा, सदर ममलिकत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो ये दावा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स 17 में जो तरमीम की गई है उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस बात का इख्तियार मिल गया है। और फिर ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि वो पार्लिमानी पार्टियां जो इस वक्त हुकूमत से बाहर हैं अब मुतालबा कर रही हैं कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, जबकि यही पार्टियां हैं जिन्होंने पार्लियामान के ज़रिए सदर के हाथ पैर काटे और कहा कि उन्हें इख्तियार तारीख देने का नहीं है। और इसीलिए शायद ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग वक्त पर इलेक्शन नहीं चाहती थी, यानी अगर चाहती तो 12 अगस्त को डिज़ोल्व कर सकती थी, जिस सूरत में यकीनी तौर पर 60 दिन इलेक्शन कराने थे। लेकिन नई मरदमशुमारी और फिर हल्का बंदियाँ वो तो जनवरी तक इलेक्शन ले जाना जा ही सकते थे। और अब ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि पीपल्स पार्टी ने भी ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए अब जनवरी पर आ गई है। कल हमारे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे और ऐसे ही प्रोग्राम दुबई से भी आ रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े सीनियर सीजेंट माहिर क़ानून और अटॉर्नी जनरल मोहतरम इरफान कादिर साहब हमारे साथ हैं। शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आपने वक्त निकाला। मैं इधर कुछ चाहता हूँ कि हमारे एक बड़े सिंध के मशहूर सियासतदान थे अली अहमद तालपुर, और कोई गंभीर मसला आता था तो ये वो मक्ता पढ़ दिया, इसे मिसरा पढ़ दिया करते थे कि मक्ते में आप पढ़ी है सुखन गुस्तराना बात। तो मक्ते में जैसे जो गज़ल में आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, पता नहीं मक्ते में क्या आ जाता था, कौन ऐसी एब्यूज़ हो सकते लैंग्वेज आ जाती हो जिसके वो सुखन गुस्तराना कह के आगे बढ़ जाते थे। आज ये तो खैर लाइटर में मैं कह रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन की तारीख़ कौन देगा, ख़ास तौर पर इलेक्शन तरामीम के बाद सदर ममलिकत, इलेक्शन कमिश्नर, या फिर आखिर में बात सुप्रीम कोर्ट पे जाएगी जो देगा? कादिर साहब, मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन की तारीख जो है आइन में साफ तौर पे दर्ज है कि कौन तय करेगा, और आपने आइन के सारे प्रोविजंस देखने हैं। इसमें सिर्फ एक सूरत हाल है जिसमें सदर पाकिस्तान का नाम है, और वो आर्टिकल 48(5) में कहा गया है कि अगर सदर पाकिस्तान असम्बली को डिज़ोल्व करेंगे, नेशनल असम्बली को, तो फिर वो डेट भी अपॉइंट करेंगे। लेकिन उस सदर पाकिस्तान का जो इख्तियार है वो उसका इतलाक़ उस डिसोल्यूशन पे नहीं होगा जिसमें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अगर मशवरा दे के डिज़ोल्व की हो कौमी असम्बली उस पे। तो इसलिए सिर्फ एक ही डिसोल्यूशन है जहाँ पे कि सदर पाकिस्तान डेट देंगे, और वो भी एक नोशनल कॉन्सेप्ट है कि सदर का नाम इस्तेमाल होगा। इससे ज़्यादा सदर की हैसियत कोई नहीं है, और डेट देना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन मौजूदा जो उस कौमी असम्बली डिज़ोल्व हुई थी, वो डिज़ोल्व हुई थी वज़ीर आज़म के मशवरे पे, वो सदर की सवाबदीद पे डिज़ोल्व नहीं हुई जिस तरह का जिसका जिक्र आर्टिकल 58(2) में किया गया है। तो लिहाजा वहाँ पे डेट देना सदर का काम नहीं है। और उससे पहले पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हुई और उससे पहले KPK असम्बली डिज़ोल्व हुई, और दोनों जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी कर दिए कि KPK असम्बली के बारे में तो गवर्नर साहब डेट देंगे, और पंजाब असम्बली चूँकि गवर्नर ने डिज़ोल्व नहीं की थी तो वहाँ पे खुद ब खुद डिज़ोल्व हुई थी 48 आवर्स के बाद, तो लिहाजा वहाँ पे डेट जो है वो सदर पाकिस्तान देंगे। ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल गलत था, और मैं समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस जो है उस वक्त के जो मौजूद आउटगोइंग चीफ़ जस्टिस हैं उनको ये गलती माननी चाहिए थी, और बगैर इस गलती को माने बज़िद होकर फिर उन्होंने
ये एक नया फैसला दे दिया और कहा जी 14 मई को इलेक्शन होंगे, वो भी गलत था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो ये एक कमज़ोर अंडरस्टैंडिंग उस वक्त के चीफ जस्टिस की, यानी कि जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस है उनकी कमज़ोर अंडरस्टैंडिंग थी। जब उनसे ये गलती हो गई तो उनके लिए थोड़ा सा फ़ायदा ये हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने उससे भी बड़ी गलती कर दी और उन्होंने एक रिव्यू फाइल कर दिया जिसकी की ज़रूरत नहीं थी। इलेक्शन कराना सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं है, इनको चाहिए था कि इज्तनाब करते। और अब इलेक्शन अगर डिले होंगे भी तो वो ये सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरफियरेंस है, कुछ फैसले जो उनके आए हैं, अगर ये ना आते तो ये मामले कब के तय हो गए होते। इससे ये हुआ कि ये गलत फैसलों से एक खास एक सेकंड सिर्फ एक सेकंड बरेलवी साहब, एक सेकंड, इन गलत फैसलों की वजह से एक खास सियासी ग्रुप को एक शय मिल गई और जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस जो है वो ख़राब हुआ है। अगर ये गलत शय उनको ना मिलती और सब चीज़ें जो हैं अफाम तफ़हीम के साथ आइन के प्रोविजंस की रूह के मुताबिक, लेटर और स्पिरिट के मुताबिक होता, तो ये इलेक्शंस इतने यानी देर डिले इनमें ये ना होती जो कि अब रिलेटिवली अब वो डिलेड होंगे। उसमें डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले का भी बीच में हाथ है। एहतराम के साथ मोहतरम कादिर साहब, आप जो सारा मलबा तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सारी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पे डाल रहे हैं। हालांकि जो आइन के तहत जो यही होना चाहिए था ना कि 60 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर जो है असेंबली डिसॉल्व करने की लेटर प्रेसिडेंट को लिखते, उन्होंने आना का मसला बनाया, सदर डिसॉल्व कर देता 60 दिन में, इलेक्शन 60 दिन में हो जाते। लेकिन बाकायदा इस पार्लियामान ने, मैं तो इसको जिम्मेदार ठहराऊंगा ना जिन्होंने इलेक्शन तरामीम 2017 में की और ये कहा कि जी सदर नहीं कर सकता। यानी अगर प्राइम मिनिस्टर सदर को कह भी देते, सदर करने का इख्तियार नहीं कर रहा था, वो तो कहते हैं हमें दे दिया था इख्तियार, अब आइन ने, कानून ने और उसके तहत पार्लियामेंट ने भी। कादिर साहब, मैं समझता हूँ कि ये जो रिव्यू फाइल किया गया है जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, मैं पिछले सवाल के जवाब में ये बता चुका हूँ कि ये रिव्यू नहीं फाइल होना चाहिए था। ये जो उनकी जो लीगल टीम है इलेक्शन कमीशन की, उन्होंने तो ये एक पॉइंट अपनी तरफ से लेने की कोशिश की थी, ये कोई ऐसा पॉइंट था नहीं, लेकिन उनको मेन पॉइंट्स वो लेने चाहिए थे जहाँ पे कि उनको कहना चाहिए था कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आइन के मुताबिक नहीं है। ये जो वकील हैं आजकल के, उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है, कोर्टों ने उनको छोड़ा ही नहीं है। चीफ जस्टिस जो आउट गोइंग है वो तो ये करते थे कि वो वकील भी अपनी मर्जी का चाहते थे कि वो बात करें जो वो सुनना चाहते हैं, लिहाजा वो वकीलों में वो जो एक आइन की जो पासदारी है या आइन का जो एक तकद्दस या आइन की एक तकरीम है, उससे ज़्यादा तकरीम जब वो चीफ जस्टिस की शुरू कर देते हैं वकला, तो नुकसान फिर आइन को होता है। अनफॉर्चुनेटली ये भी एक ऐसा ही केस है जो कि शिकार हो गया वकला की अपनी ही हद से ज़्यादा तकरीम जो कि वो चंद जजेस की करनी शुरू कर दी है लॉयर्स मूवमेंट के बाद। अदरवाइज़ आइन जो है उसकी तकरीम सबसे ज़्यादा है और हर जज जो है वो सरे तस्लीम खाम होना चाहिए, ना सिर्फ आइन के बल्कि कानून के भी। लेकिन खाली मसला का आपके किसी एक वकील का नहीं है। पाकिस्तान बार कौंसिल जो एक नुमाइंदा तंजीम कहलाती है, सुप्रीम कोर्ट, ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट या तो दोनों सूरतें होंगी, वो ये भी कह सकता है कि इलेक्शन कमीशन दे, वो कहेगा नहीं हम सदर मुमलिकत दे, या सुप्रीम कोर्ट खुद देगा। तो आपकी तो नुमाइंदा तंजीमें वहाँ गई हैं ना, नुमाइंदा बार, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट। देखें, मैं समझता हूँ कि ये बार काउंसिल्स जो हैं इनको भी इज्तनाब करना चाहिए। ये जो बार काउंसिलें भी बीच में आ जाती हैं और अदालतें और बार काउंसिलें मिल के फैसला शुरू कर देती हैं। एक तो वो वक्त था जबकि लॉयर्स मूवमेंट के बाद जब एक चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का वो ले आए थे, तो उस वक्त देखें तो पाकिस्तान की बार काउंसिल्स और हमारी जो अदलिया है बेंच, वो शीरो शकर हो गया था। हालांकि बार जो है वो चेक है बेंच पे और बेंच है चेक बार पे, तो वो शीरो शकर होना भी गलत है। और फिर ये कि बार जो है वो एंटेगनिस्टिक हो जाए बेंच के, वो भी गलत है। असल जो सही रास्ता है वो म्याना रवि है, और म्याना रवि में ये है कि दोनों को मिल के, दोनों दो पहिए हैं उस चैरियट के जिसको कि हम
पाकिस्तान का इंसाफ कहते हैं या हसूल इंसाफ कहते हैं। हसूल इंसाफ के दो पहिए हैं और दोनों को आपस में ना तो एक दूसरे की मुखालफत करनी है, ना इस कदर शीरो शक्कर होना है कि दोनों एक दूसरे पे चेक और बैलेंस भी ना मेंटेन कर सकें। तो इस ये टाइट रोप वॉक है। ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो बार और बेंच है वो रोल प्ले नहीं कर सकी पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की राह में, जो कि उनको करना चाहिए था। चलें, ये भी आपकी बात तस्लीम, लेकिन पीपल्स पार्टी शायद अब कुछ उन्होंने चेंज किया है, लेकिन जब आप कह चुके हैं आपकी सियासी पार्टियां मेन यानी पीपीपी और नून लीग के मरदमशुमारी करें और हल्का बंदियाँ करें, सीसीजी में आपने पास भी कर दिया, कैबिनेट ने भी पास कर दिया, तो फिर तो आगे जाना ही था ना 4 माह आगे। अब ये कैसे मासूम बन रहे हैं, अब कैसे मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें मुस्तकबिल निगरां हुकूमत और इस वक्त जो इक़दाम हो रहे हैं उसकी सूरत में अपना नज़र आ रहा है मशकूक। कादिर साहब देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पे ऐसा कोई आइन में प्रोविज़न नहीं है कि कोई कमिट करेगा या कोई कमिट नहीं करेगा। ये भी कोई आइन में नहीं लिखा हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो डेट देगी। ये ठीक है कि जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन कमीशन को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आती हैं। ये नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के तो ऐसा अदालत ढूंढे जो कि उनको लगे कि ये हमारी तरफ थोड़ा नरम गोशा रखती है। तो इसी वजह से सारी गड़बड़ हुई है। अब इनको मिलजुल के आपस में तय करना होगा कि इन्होंने इलेक्शन कब करानी है। और ये जो सियासी अखाड़ा जो सुप्रीम कोर्ट को बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो भी इज्तनाब करे, सियासी अखाड़ा अपने आप को न बनने दे इन सियासतदानों का। ये जो आप मुझे ऐसा फीलिंग गई है, महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदार आप मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ को ठहरा रहे हैं, तो अब तो उनके हफ्ता रह गया ना, गालिबन अगले हफ्ते हमारे नए मोहतरम चीफ जस्टिस आ जाएंगे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, और उनके बारे में पहले ही से एक राय कायम हो चुकी है कि एक इंतहाई उसूली आदमी हैं। और जी हाँ, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि अखाड़ा जो है वो कम से कम अखाड़ा नहीं रहना चाहिए। उसके बाद अगर वो बागो बहार होता है या उसके बाद वो अच्छा सा एक बीच रिजॉर्ट बनता है या कोई एक अच्छा सा पुरफिजा पहाड़ी मकाम बनता है, जो मर्जी बन जाए, अखाड़ा नहीं रहना चाहिए अदालत को इन चीज़ों में। और मुझे बड़ा यकीन है और बड़ी तवक्को है कि जब नए चीफ जस्टिस आएंगे तो हालात मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं इनसे मैं समझता हूँ कि बहुत सी कानूनी गलतियाँ हुई हैं। मैं इनके मोटिव्स पे अटैक नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की हो नेक नियति से करने की, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तवातर से उनके दौर में लॉ की जो अबरेशंस हुई हैं, जो लॉ की यानी वायलेशंस हुई हैं, वो इतने तवातर से हुई हैं कि कुछ लोग शायद इस तरफ इस चीज़ को ले जाएं कि इसमें कोई नीयत का अमल दखल भी है, लेकिन नीयतों का हाल चूँकि अल्लाह ताला जानता है, मैं नीयत पे बात नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि एक तवातर से ये वायलेशंस हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, और एक तवातर से अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनाए गए हैं, और एक तवातर से एक ख़ास पोलिटिकल पार्टी की फेवर में फ़ैसले आए हैं। ये सब जो है ये इससे जो तासुर गया है वो कम से कम उस बेंच के लिए अच्छा नहीं गया जो बेंच इस तरह के फैसले करता रहा है, और उसका फॉल आउट सारे सुप्रीम कोर्ट पे अनफॉर्चुनेटली बड़ा नेगेटिव आया है। और मैं समझता हूँ कि जब नए चीफ जस्टिस आएंगे तो इस तरह का जो नेगेटिव फॉल आउट है, इस तरह के जो नोशन है, इलेक्शन की तरफ आता हूँ, और वो ये हम तो ये कहते हैं कि जी फरवरी की डेट भी शायद ना हो। बड़े पाए के वकील थे और हर ऐसे मौके पर निकाल देते थे हमारे शरीफुद्दीन पीराजा साहब। वो कहते हैं मादत के साथ कि वो उनका रूह कलब भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और फिर नज़री ज़रूरत जो आपके यहाँ हमेशा रहता है, ये दो बातों ने तो हमेशा जो है वो मौक़े फराहम किए इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री हुक्मरानों को, कि वो अपनी मर्ज़ी से मुस्तकबिल के सियासी फ़ैसले करें जिसमें इलेक्शन भी शामिल है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बड़ा आसान होता है कि हम किसी एक बंदे को पंचिंग बैग बना लेते हैं
और उसका नाम लेना शुरू कर देते हैं। शरीफुद्दीन पीरज़ादा जो थे वो अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। उस वक़्त के जो भी लोग थे, जिसमें सियासतदान भी थे, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी थी, वो सारे मिलकर ये करते थे। शरीफुद्दीन पीरज़ादा एक कॉम्पिटेंट लॉयर थे, एक कॉम्पिटेंट लीगल माइंड थे, कॉम्पिटेंट लीगल माइंड थे, और ये फैक्ट है कि उस वक्त उनका कोई सानी नहीं था और इसीलिए हर एक को उन पर कॉन्फिडेंस था। और दूसरी तरफ इस चीज़ का नुकसान ये भी हुआ कि शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब ने इतना लंबा अरसा मोनोपोलाइज भी किया इस फील्ड को कि जो और अच्छे लोग थे वो भी सामने नहीं आ सके। लेकिन इसका कम से कम मुरद इल्ज़ाम आप सारी चीज़ का शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब को नहीं ठहरा सकते। मेरे उनसे ज़रूर डिफरेंस। कादता मैं खाली माजरत के साथ आपको मैं आपका कि मुझे यहाँ इंटरप्ट करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं खाली शरीफुद्दीन का तो सॉरी टू से मैं एक अच्छे मानों में उनका जिक्र करना चाह रहा हूँ। यकीनन बड़े पाए के वकील थे, आज भी जो दलाइल वो देते थे उनको फॉलो किया जाता है। मेरा कहने का मकसद ये था, वो भी नज़रिए ज़रूरत वो तो था ना, जस्टिस दोराब पटेल साहब ने नज़रिए ज़रूरत के तहत ज़िया-उल-हक को वक्त दिया था ना। यानी एक शरीफुद्दीन एक अलामती तौर पर वो हम उनका नाम लेते हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा था कि नज़रिए ज़रूरत मौजूद है और वो एक बरोई से लेकर शरीफुद्दीन भी आया था, कामयाब रहा, बाद में भी वो चलता रहा। कादिर साहब, जस्टिस मुनीर के जो फैसले हैं जिसको इतना क्रिटिसाइज किया जाता है नज़रिया ज़रूरत पे, उसके बाद जो जजेस आए हैं जितना उन्होंने नज़रिया ज़रूरत का सहारा लिया है वो तो जस्टिस मुनीर को भी पीछे छोड़ गए हैं। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के फैसले उठा के देखें, सारे ही नज़रिया ज़रूरत पे बेस्ड हैं। उससे कुछ पहले फैसले आए थे जहाँ पे उन्होंने नज़रिया ज़रूरत को शो किया कि हम नज़रिया ज़रूरत ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन नज़रिया ज़रूरत से भी बड़ी ज़रूरत ले आए और कहा सेलस पॉपुलाई सुप्रीमा लेक्स। तो नज़रिया ज़रूरत जो है उसको तो अगर सही नज़रिया ज़रूरत हो तो इस्लाम भी रिकग्नाइज करता है। हम नज़रिया ज़रूरत एक अच्छा प्रिंसिपल है, उसका इसलिए मजाक बनाते हैं कि उसको हम मैनिपुलेट करते गए, उसको हम डिस्टॉर्ट करते गए। तो ये जो नज़रिया ज़रूरत की डिस्टॉर्शन है, मैं हरगिज़ उसके साथ नहीं हूँ। लेकिन अगर आप जस्टिस मुनीर के नज़रिया ज़रूरत को समझते हैं कि वो बहुत ख़राब था, तो उससे बदरजहा ख़राब नज़रिया ज़रूरत जो है हमारे पिछले कोई 10-20 साल के फैसलों में आया है। और अगर किसी दिन आप मुझसे इस पर भी प्रोग्राम करना चाहेंगे तो मैं आपको वो बाकायदा फैसलों का रीजंस के साथ बता दूंगा। चले यहाँ जाते, मतलब 90 दिन में नहीं कराते, फरवरी में भी नहीं कराते, मैं तो ये कह रहा था। तो आइन कौन सा क्या उसको उस बंदे को सूली पे चढ़ा रहा है, चढ़ाएगा जो फरवरी के बाद भी इलेक्शन मुलतवी करें। मैं मई की मिसाल नहीं दूंगा, 14 मई की, उसका आप जवाब दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं कराते। जैसा कि सॉरी टू से आम आदमी से पूछें, परसेप्शन ये बन रहा है कि शायद फरवरी में भी इलेक्शन ना हो, और फिर अभी ताजिर आ गए, महंगाई बहुत है, लोग कहते हैं क्या ये सियासी हुकूमतें सिवाय महंगाई देते हैं, पेट्रोल बढ़ाते हैं, करेंसी बढ़ाते हैं, ये भी तो एक आ रहा है। और अगर बढ़ा दिया फरवरी के बाद तो क्या होगा? देखें, ये सवाल जो है ना, आपका सवाल, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ये लीगली रेलेवेंट नहीं है। ये मंतकी तौर पे भी ये सवाल सही नहीं है। सवाल आपका ये होना चाहिए था कि इलेक्शंस जो हैं वो होने कब चाहिए। आइन में लिखा हुआ है कि वो 90 दिन में होने चाहिए, वो आइडियल सिचुएशन है। लेकिन अगर वो 90 दिन में नहीं हो सकते तो ये भी आइन में लिखा हुआ वो फिर भी होंगे। तो इलेक्शन तो हर हालत में होंगे। ये कहना कि अगर इलेक्शन 90 दिन में नहीं हुए तो फिर इलेक्शन होने नहीं चाहिए, तो इस चीज़ से गो कि आपने इस तरह बात नहीं की। आपने अपनी तरह से एक अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन वो मैं उसको सिर्फ थोड़ी सी उसकी, मेरे नज़दीक चूँकि मैं अपने आप को समझता हूँ कि थोड़ा सा मैं भी कानून का तालिब इल्म हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जो आइन में चीज़ें लिखी हैं कई दफ़ा पूरी नहीं होती, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आइन की वायलेशन हो गई है। बस ये मैं कहूँगा। ठीक है मोहतरम इरफान गाजी साहब, मैं बतौर एहतराम अपने को एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से ही जब आपसे समझूँ, तो मकसद ये है कि हमारे नाज़रीन तक जो उनके ज़बानों में या दिलों में जो कुछ होता है उसको ज़बान देने की एक सही नाकाम करूं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा। चलते हैं फिर ज़रा हमारे आर्मी चीफ के पास, जो ताजिर पहुँचे, वो कहते हैं क्या इलेक्शन होते हैं जनाब, असल तो माशी चीज़ इस्तेकाम करें। और आप देखिए ना, डॉलर 12 रुपये का आ गया आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद, 12 रुपये कम हो गया। गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद।
GTV में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद करता है। बहरहाल ये अपनी जगह हकीकत है कि आर्मी चीफ से जो नुमाइंदा ताजरों का वक्त मिला, उन्होंने जो यकीन दहानी कराई, ताजरों ने दुहाई दी कि जनाब हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें मईशत की बहाली चाहिए, और सबसे बढ़कर ये कि डॉलर जिसके सबब पेट्रोल समेत हर चीज़ पर फर्क पड़ रहा है। पता नहीं क्यों किंग ऑफ डॉलर्स कहते हैं हमारे मलिक बोस्तान साहब को। हमारे साथ शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त निकाला। तो बस आर्मी चीफ से मुलाकात की देर नहीं थी मलिक साहब के 24 घंटे में 12 रुपए गिर गया। इसके मायने ये सब कुछ मसनूई था। कुछ ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने, कुछ स्मगलिंग के सबब, यानी ये अवामिल थे, गैर हकीकी अवामिल थे जिसके अब डॉलर जो है ऊपर उड़े ही जा रहा था। मलिक साहब ये देखो, हमारी कंप्लेंट पे जो है चीफ आर्मी जनाब आसिम मलिक साहब ने एक्शन लिया है, टास्क फोर्स बनाई, और हमने एक हफ्ता पहले ही उनसे अपील की थी कि इस वक्त जितने भी हवाला और ब्लैक मार्केट माफिया है वो हमारी एक्सचेंज कंपनियों के बाहर उन्होंने अपने कार्य खड़े कर दिए हैं। जो भी कस्टमर आता है उसको वो हाई रेट दे के अपने खुफिया दफ्तरों में ले जाते हैं, और हमारी सप्लाई लाइन 90% उनके पास चली गई है, और हमें डॉलर न कोई देने आ रहा है, न लेने आ रहा है, न रियाल को देने आ रहा है। आप इसके खिलाफ एक्शन क्रैक डाउन करें, वरना तो ये पूरे पाकिस्तान की मैशत को यरगमाल बना के ये सट्टेबाज जो बेड़ा गर्क कर देंगे। तो उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया, सट्टेबाजों के खिलाफ तमाम बॉर्डर को सील कर दिया, और जितनी भी पेट्रोल की, डीजल की सब। मलिक साहब आप ये निशान, मलिक साहब ये भी तो निशानदेही करें, क्योंकि आमतौर पर तो लोग मनी चेंजर्स को समझते हैं, वो समझते हैं कि ये लोग रख लेते हैं। चेंजरों में ज़ाहिर ब्लैक शीप तो हर जगह होती है, कोई भी पाक नहीं, सारे फ्रेश भी तो नहीं हो सकते, लेकिन ज्यादातर तो ये वो लोग थे जो कि बाहर खड़े हो गए थे मार्केटों के बाहर, बड़ी मार्केटों के बाहर, और कस्टमर को एक्सचेंज कंपनी तक आने ही नहीं दे रहे थे। वहीं से उनको हमारा रेट अगर 85 होता था तो वो उसको कहते थे जो एक्सचेंज कंपनी का रेट लेके लो, 1 रुपये हमसे ज्यादा ले लो, जिसको शक होता था। वो बंदा अंदर आके रेट पूछता था, ज़ाहिर हम तो 85 देंगे, वो कहता ठीक है 86, बंदे को और क्या चाहिए। वो इस तरह उन्होंने हमारी सप्लाई लाइन काटी, और हमने ये सारी चीज़ें आला हुकाम को और लॉ इन्फोर्समेंट गोश गुजार की। तो उन्होंने आपको देखा 2 दिन से पीछे से सादा कपड़ों में लोग रखी भी कर रहे थे, कुछ लोगों को पकड़ा भी है लाहौर में, पेशावर में बड़े जो ब्लैक लेकिन मलिक साहब चले कम हो गया, मिल भी रहा है या नहीं? मुझे तो अभी महीने भर पहले जाना था और बड़ी सिफारिश से मिले 200-400 डॉलर मिल भी रहे हैं या नहीं? नहीं, अब तो डॉलर को खरीदने और सब बेचने आ रहे हैं, और 2 दिन में डॉलर का रेट था 330 से कम हो गए 320 से भी आज नीचे चला गई मार्केट। नहीं तो कम होंगे तो वो लोग फिर नहीं देंगे आप हमें? आपके दोस्त मिल रहे हैं डॉलर, हम लोग दे रहे हैं। आज हम 315 में सुबह गई है मार्केट, बिक रहे हैं 315 में, कल और भी कम। मैं अभी जाऊं, मुझे मिल जाएंगे, अभी पड़ोस में चले जाऊं तो बिल्कुल मिल जाएगा। आज तो खरीदने वाले नहीं आ रहे, जहर हो गए, ये सारे स्मगलर थे, ब्लैक माफिया थी, हवाला मार्केट थी, सट्टेबाज थे जो अपने बंदों के जरिए बार बार से खरीद के स्मगलिंग कर रहे थे। और वो मैं समझे चीफ और स्टाफ का बड़े शुक्रगुजार है कि उनकी वजह से जो है ये जितना क्रेडिट उनको ज्यादा एक्शन लिया। आपकी गुफ्तगू सुनी और मैं अभी फौरन जाता हूँ क्योंकि मुझे $100 की बड़ी फौरी जरूरत है। हाँ बिल्कुल, आप जाएं, आपको मिल जाएगा बिल्कुल। शुक्रिया मलिक साहब। मलिक बोस्तान साहब कह रहे थे कि ना सिर्फ ये कि डॉलर की कीमत कम हो रही है बल्कि मिल भी रही है। इसी मौजू के हवाले से वो ताजिर बिरादरी जो लाहौर में मिली थी आर्मी चीफ से, और फिर कराची में भी वो सिलसिला जारी रहा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तारिक यूसुफ साहब भी उनमें मौजूद थे। कल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आपने सदर को सुना, उन्होंने तो कहा जनाब, और ख़ास तौर पर इक्विटी जैसे पाए के भी बिजनेसमैन कह रहे थे जनाब, हम तो बस उनसे मुलाकात के बाद इतने मुतमईन हुए कि जैसे कोई मसला ही नहीं है पाकिस्तान में मईशत का। तो इससे पहले कि मैं तारिक यूसुफ साहब आऊँ, लेकिन मुझे कहा जा रहा है पहले मैं एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद तो गुफ्तगू करेंगे तारिक साहब से। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। मुलाकात को 48 घंटे हो गए, लेकिन न सिर्फ उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है बल्कि उसके असरात भी मुल्क की सियासत में नज़र आ रहे हैं कि ताजिर बरादरी ने जो सारी उम्मीदें फ़ौजी क़यादत से बानी, उसके नताइज भी आने शुरू हो गए हैं। ताजिर बरादरी तो तवातुर से ये कह रही है कि जनाब हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, मईशत की बहाली चाहिए, और फिर इस पर उन्होंने यकीन दहानी भी कराई आर्मी चीफ ने एक से कई बार कि 100 अरब की सरमायाकारी लाकर
मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे। तो हमारे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तारिक यूसुफ साहब भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जी शुक्रिया पहले तो आपका तारिक भाई। मैंने देखा है कि आप लोग जो भी नुमाइंदा वहाँ गए बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं आप लोग। उनसे मुलाकात के बाद क्या वाकई नताइज आने जल्द शुरू हो जाएंगे? पाकिस्तान में जो मौजूदा बिजनेस एक्टिविटीज हैं उस मीटिंग में उनके अलावा जो ऑप्शंस पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उस पर डिस्कशन हुआ। इसमें सरे फहरिस्त जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर था। जन साहब ने ये कहा कि हमारे मुल्क के जो पोटेंशियल है वो हमारी रकबा है, हमारा पानी है, हमारे मौसम है, और उन्होंने ये नवीद दी कि वो इस नए एरियाज की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में वो लेवल लैंड, मॉडर्न फार्मिंग फैसिलिटीज, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम और सीड कंट्रोल पर उन्होंने ये तो कहा कि तारिक साहब अब ये तो वो ये कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जो पिछली हुकूमतें पेट्रोल 300 रुपये में ले आई हैं, चीनी 200 रुपये किलो बिक रही है, डॉलर 300 रुपये के करीब पहुंच गया है, आटा क्या हाल है। सॉरी टू से उनके हाथ में जो छड़ी है वो तो महाज पर होती है ना। मईशत को दुरुस्त करने के लिए कौन सी उनके पास जादू की छड़ी है? ये मैं मुहावरतन इस्तेमाल कर रहा हूँ तारिक यूसुफ साहब। देखिए मेरी बात सुनिए, जो एरियाज चल रहे हैं वो अपनी जगह है। नए एरियाज को अगर टैप किया जाएगा और वो चीजें जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को नासूर की तरह जख्म दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, लाइक स्मगलिंग इन ऑल सेक्टर्स, चाहे वो डॉलर की हो, चाहे वो गंदम की हो, चाहे वो ऑयल की हो, चाहे वो प्लास्टिक्स की हो, ये सारी चीजें जो है अगर इनको हम कंट्रोल नहीं करेंगे, यही रेमेडियल मेजर्स हैं जो मुल्क की इकोनॉमी को सही कर सकते हैं। अगर हम जिस तरह से चल रहा है फ्री फॉर ऑल वाला सिस्टम रहने देंगे तो फिर तो वो तो फिर ये है ना कि फ्री फॉर ऑल वाला इसलिए चलता रहेगा कि 3 हुकूमतें आई गई, वो कुछ नहीं दे सकी, और 90 दिन बाद इलेक्शन फिर नई हुकूमत आएगी। 3 महीने में कैसे सुधर जाएंगे हालात जो पिछले 12-13 साल में नहीं सुधर सके? और इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि आपके इलेक्शन नहीं, मईशत चाहिए हमें। ये तो फिर एक सियासी मुतालबा इसको कहा जाएगा। I don't want to comment on this। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मईशत की बहाली की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, और अगर वो भी हम नहीं देना चाहते तो ठीक है। तो फिर आखिर में मुझे बताइए कि ये जो बदउनवानी, स्मगलिंग कोई खुद से खुद तो नहीं करेगा? इसके लिए तो डंडा ही इनके लिए चाहिए ना, जो इतना ख़तरनाक, खौफनाक, संगीन काम कर रहे हैं कि आवाम का जीना दोबहाल हो गया है। डंडा उठेगा तो फिर लोग कहेंगे, मैं क्या कहूँ, आप खुद जानते हैं। वो कैसे खत्म होंगे वो सरकार का काम है। हमें तो ये कहा जा रहा है कि खत्म हो जाएंगे, और हम इसी उम्मीद पर खुश हैं। और आवाम, आप तो खुश हो गए उनसे मुलाकात के बाद, आवाम क्या करें? जिन्हें महंगा लेना पड़ रहा है सब कुछ। नहीं देखिए, हमने रिसेंट ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसके सामने भी सूरत हाल रखी है कि लाइन लॉसेज एक बड़ा रीजन है, बिजली की कीमत का, स्मगलिंग एक रीजन है। जो असबाब हैं अगर उनकी निशानदेही की जाएगी और हमें जवाब में ये कहा जाएगा कि हम इन असबाब से वाकिफ हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि ये जड़ से उखाड़ के फेंक दिए जाएं, तो हम तो वी थिंक कि हमारे सेटिस्फेक्शन तो यही है। इसके अलावा हम ये तो नहीं, आपका सेटिस्फेक्शन की बात तो ताजिर का मसला नहीं है, वो आपका क्या कीमतें बढ़ा दें, आप पर डायरेक्ट बोझ थोड़ी पड़ता है, बोझ तो आवाम पे पड़ता है। अब आपकी 33% जो हमारी मईशत में एग्रीकल्चर है, जागीरदार 1% टैक्स, 1 रुपया टैक्स नहीं देता। 18 अरब डॉलर आपकी जजेस और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अशराफिया खा जाती है, जिसमें माशाल्लाह सनतकार भी शामिल हैं। कि ये इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये कब से चल रहा है मुझे तो याद नहीं, कि मेरा ख्याल है हमेशा से मैं देखता चला आ रहा हूँ। जरूरत इस बात की है कि हम अब इस बात का एहसास करें, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे सियासतदानों के लेवल पे हो, चाहे आर्मी के लेवल पे हो, चाहे ताजरों के लेवल पे हो, चाहे आम आवाम के लेवल पे हो। अब आखिरी बात का जवाब दे दीजिए कि आप वहीं जहां से मैंने शुरू किया था, आप लोग मुतमईन हो गए हैं कि आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद पहिया आगे बढ़ेगा मईशत का बेहतरी की जानिब? अगर ये इक़दामात हो जाते हैं, यस। अच्छा। और जो इंशाल्लाह होने चाहिए।
ओके, शुक्रिया तारिक यूसुफ साहब, आप पुरुमीद हैं, हम भी उम्मीद रखते हैं। वैसे भी कहते हैं पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, बड़े अरसे बाद ये मिसरा ज़बान पर आया। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वडली को इजाज़त दी।